हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सर देखिए, ये वीडियो जो है ये न्यू इन्वेस्टर के लिए है। किसके लिए है? न्यू इन्वेस्टर के लिए है। तो ओल्ड वाले भाई साहब स्किप कर दीजिएगा है ना। तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है और थंबनेल पे भी मैं लिख दूंगा न्यू इन्वेस्टर। जो शेयर मार्केट में आप पहला कदम रख रहे हैं या आप शेयर मार्केट में आए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना उनको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, जिससे क्या है कि उनका आगे का जर्नी अच्छा होगा। ठीक है साहब। इसके लिए मेरे तरफ से कोई भी फ्रॉड कॉल उल को मत अटेंड करिए, समझे? कि मैं टीवीएसएम से बोल रहा हूँ, फलाना ये वो, इस तरह का कोई भी कॉल उल आता है तो मत करिएगा। यहाँ सब आपको फ्री का नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आते हैं कि जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई गृहिणी है, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ है, कोई कुछ पैसे बचा के सोचती है कि उसको कहाँ रखें। अगर आप पैसे को घर में रखते हो तो साहब वो तो एक दिन बर्बाद ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो जाएगा, हैं? ऐसा कैसे हो जाएगा? बताता हूँ। तो आप बोलोगे सर घर में रखा हुआ पैसा कैसे बर्बाद हो जाएगा? हम उसको तो ताला में बंद कर रखें, हम गोदरेज में रखें, हम तकिया में भर के रखें। हाँ, हमारे इधर एक कई लोग तकिया में, तकिया इट मीन्स पिल्लो बोलते हैं, उसके अंदर भी पैसा रखा करते थे। ठीक है, पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो घर में रखा हुआ पैसा कैसे खत्म हो जाएगा? ठीक, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपका जो महंगाई है, हर साल इंडिया का जो औसतन महंगाई है वो 7.3% प्रति वर्ष की तरफ जा रहा है। भारत में औसत इन्फ्लेशन जो है उसको मुद्रा स्मृति कहते हैं, इन्फ्लेशन वो 7.3 के मतलब रेट से चल रहा है। तो आप बोलोगे ओके, तो मतलब आज जो आप खरीदने गए सामान वो 100 रुपये में दिया, तो एक साल बाद जाइएगा तो उसका दाम 107 हो जाएगा। ये इन्फ्लेशन जो रेट है ना, ये बहुत ही मतलब खाने पीने का चीज़, इन चीज़ों का है। बाकी शौक का आप सोचिएगा तो वो अलग इन्फ्लेशन है, वो तो 15% और 18% से ज़्यादा का रेट से भाग रहा है। तो अगर आप 1 लाख रुपया रखे हैं, है ना, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया 2001 के समय रखे होंगे, ठीक, सपोज करिए। देखिए ये वीडियो बहुत शांति वाला वीडियो है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जो नए लोग हैं उन समझिए बात को। आप मान लीजिए 2003 में या 2002 में, यस 2 में आपने 1 लाख रुपया, चलो एक रख लेते हैं 2001 में, क्योंकि उस समय शादी हुआ था ना, तो गोल्ड का रेट मुझे याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इस समय आपके पास 1 लाख रुपया था, ठीक है, और आपने उसको लॉकर में बंद किया और आज 2025 में 1 लाख रुपया आप किसी को दे रहे हो, तो भाई साहब ये पैसा ना टूट चुका है, बर्बाद हो गया है। तो कारण, तो 1 लाख आज के हिसाब से क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। 2001 में 1 लाख का बहुत वैल्यू था। क्यों? क्योंकि उस समय सोना 4,000 के आसपास चल रहा था, 4200 ऐसे ही चल रहा था, 4,000। अगर उस समय 1 लाख का अगर आप सोना खरीदे होते हैं 4 लाख का, तो कम से कम 1 तोला मतलब 10 ग्राम जो है, तो मोटा मोटी आपको उस समय 25, हाँ 25 ग्राम आ जाता 1 लाख का। क्योंकि 4,000 का मान लीजिए सोना है, तो डिवाइड कर दीजिए, तो आप उस समय 250 ग्राम सोना रख लेते हैं। कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो बता देना साहब, है ना। तो 10 ग्राम का दाम उस समय 4,000, एक अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ। अगर आप 250 ग्राम सोना रख लेते हैं उस समय खरीद के, तो आज के हिसाब से 250 ग्राम कितना हो गया, ये आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा। तो आज के टाइम में सोना मान लीजिए सपोज 1 लाख है, नहीं है, कहीं कम बेसी हो गया होगा, तो 10 ग्राम का 1 लाख है, तो 250 ग्राम का कितना हो गया? स्वाभाविक है कि 25 लाख हो गया। तो आप बोलिएगा ओके, हाँ सर ये तो ठीक बुझा रहा है, ये तो ठीक है ना बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, पैसा कैसे बर्बाद होता है वो मैं बता रहा हूँ, घर में रखे रखे। आपने 1 लाख रुपया रखा था 2001 से, आज भी 1 लाख रुपया, अब कैसे बर्बाद हुआ वो मैं बता रहा हूँ। आज 1 लाख का सोना खरीदने जाइएगा तो आपको 10 ग्राम मिलेगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है, ठीक है, मेरी बात होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। अभी जाइएगा तो 10 ग्राम मिलेगा, 2001 में खरीदे होते तो 250 ग्राम मिलता, और आज 250 ग्राम का 25 लाख है, और आज आपका 1 लाख का वैल्यू 10 ग्राम है, अर्थात 4,000 का वैल्यू 2001 में हो गया। बात समझ में आई? पैसा कैसे बर्बाद होता है, ये देखिए ऐसे बर्बाद होता है। 2001 से और अभी तक कोई 1 लाख रुपया रखा रहा लॉकर में, तो उसका लॉकर में रखे रखे बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। ये तो मैं बहुत बेसिक चीज़ बताया हूँ गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड लोगों के समझ में आता है इसलिए मैंने बताया। सिल्वर का तो बताया ही नहीं, बाकी कोई चीज़ का तो बताया ही नहीं, है ना। तो इन चीज़ों को समझिए, और पैसा कैसे बर्बाद होता है ये चीज़ आपके सामने दिख रहा है कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर होता गोल्ड में तो आज 25 लाख होता, और 1 लाख, सिर्फ 1 लाख ही रखे रहे लॉकर में, तो कैसे 10 ग्राम के बराबर का हो गया है। ये होता है पैसा बर्बाद होना। ये उन लोगों के लिए वीडियो सर जो नए हैं, पुरानों के लिए नहीं। पुराने तो ऑलरेडी फाइटर हो चुके हैं, अभी जो नए साथी जुड़े हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, तो प्लीज़ समझिएगा मेरी बात को, है ना। तो अब आप बोलोगे सर अगर हम पोस्ट ऑफिस में रखते हैं तो क्या होता?
हाँ, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपया रखते हैं तो पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैंने सब निकाल के रखा है, ये देखिए 6.90 से 7.50। चलो आप लॉन्ग टर्म में रखते हो, 7.50 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट ऑफिस में, तो आप औसतन महंगाई को मार रहे हो। इसमें बाकी महंगाई अलग है, स्कूल फीस, ये पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फीस, मेडिकल, ये सब अलग है। ये खाली खाने पीने और बेसिक का आप समझिए, ठीक है? तो भी आप मतलब कुछ महंगाई के बराबर चल सकते हो, फिर भी आपका नुकसान हो रहा है। तो आप बोलिएगा ओहो ठीक है बोल रहे हैं सर, हाँ ठीक बोल रहे हैं। हमको याद है कि जब 2001 में, देखो साहब हम लोग कोई बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजा पुरखों के टाइम के नहीं है, हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं। हम लोग के फादर 2001 में रिटायर हुए थे, तो उनको 10 लाख रुपये के आसपास मिला था। टाटा कंपनी में अपन काम करते थे पापा, तो उस समय उनको मिला था 2001 में। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में रखा, तो उस समय 8.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट था। नहीं 8.5 था कि मे भी ज़्यादा था, 9 के सॉरी 9 के आसपास था, ऐसी कुछ था, 9 या 9.2 इस तरह का था। हो सकता है कि मेरे बोलने में ऊपर नीचे हो सकता है। तो उनको साल का 85,000 बन गया, और 85,000 को आप भागा 12 से दे दीजिए, तो 7,000 रुपया उनको 2001 में या 2 में उनको मिलता था, 2000, ठीक है, मतलब 7,000। तो उनके लिए सफिशियंट था, मम्मी पापा के लिए सफिशियंट था, 2 आदमी आराम से खा पी सकते थे, ठीक है। और उस समय तो आप बोलोगे सर 7,000 तो कुछ नहीं है आज के टाइम में। हाँ सुनिए मेरी बात, उस समय गोल्ड का क्या रेट था, 4,000 4500, तो उस हिसाब से उनको 7,000 मिलता था। तो उस हिसाब से इनको 7,000 मिलता था, मतलब आज के समय उनको 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, मतलब चाहे 1.25 लाख के आसपास, हाँ 1.5 लाख के आसपास का आप समझ लीजिए उस समय। तो आप बोलेंगे नहीं समझे, देखिए उस समय 7,000 उनको मिलता था, तो उस समय गोल्ड 4,000 था, तो 7,000 तो अच्छा अमाउंट हुआ ना उस समय के हिसाब से, क्योंकि महंगाई उसी हिसाब से था। आप बोलिएगा ओके हाँ बात तो सही है सर, ठीक बोल रहे हैं आप। आज के हिसाब से 7,000 का वैल्यू कितना हो गया, तो हम तो गोल्ड से ही देखेंगे। आज गोल्ड 1 लाख है, मोटा मोटी पकड़ के रखिए, लखटकिया है, तो उस समय 4,000 था, तो आज के हिसाब से उनको 1.5 लाख रुपया मिलता था। लेकिन पोस्ट ऑफिस में उन्होंने रखा और उसका ब्याज खाया, क्योंकि जब तक भाई घर भी तो चलेगा। फिर धीरे 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 इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, गोल्ड 4,000 से 5,000, 8,000, 10,000, 8,000 2008 में चला गया, उसके बाद धीरे धीरे 10,000, 25,000, 30,000, 40, 50, 60, बात समझ में आई? ये पैसा तो वही रह गया। तो ये पोस्ट ऑफिस में रखने का नतीजा है, ठीक है। मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, वो खाएंगे कैसे, उनका भी तो खर्चा होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सेफ जोन में रखा। लेकिन एजुकेशन के नहीं होने के कारण, मतलब एजुकेशन इट मीन्स फाइनेंशियल का एजुकेशन नहीं है किसी के पास, इंडिया में तो बहुत कम है, जिसके पास है वो आज भी आप देखिएगा बहुत ऊंचे तख्ते पे बैठा हुआ है, बाकी लोग मगजमारी में ही जिंदा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस में भी रखा हुआ पैसा, अगर उसे ब्याज खा रहे हैं आप, तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अब 7,000 का क्या वैल्यू आज के टाइम में बताइए? तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मेरा जो बताने का उद्देश्य था वो आप समझ गए। अब आइए पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो 4%, ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है। आप बोलिएगा नहीं सर प्राइवेट बैंक बहुत ज़्यादा देता है, वहाँ जाइए तो 2-2.5%, 3.5% का देता है, ये तो और बेड़ा गर्क किया है, पैसे को बैंक में रखिएगा। तो आप बोलिएगा सर म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, तो चलिए म्यूचुअल फंड को देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड का भी 12 से 15% का लॉन्ग टाइम में रिटर्न देता है। तो आप बोलिएगा हाँ 12 से 15 तो तब तो ठीक ना है सर, ये कम से कम इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। तो हाँ बात तो सही है, इन्फ्लेशन को तो बीट किया, और जो बाकी इन्फ्लेशन है दूध वाला, और आपको याद है 2001 में दूध का क्या क्या दाम था, 18 रुपये 20 रुपये ऐसी था ना, 18 रुपये सब ऐसी कुछ था, मुझे ध्यान में भी नहीं है, और आज देखिए कहाँ है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जब सब इन्फ्लेशन को, टोटल इन्फ्लेशन को करिएगा ना, तो मोटा मोटी 11% के आसपास का आपको आ जाता है एवरेज, जिस महंगाई इस रफ्तार से भाग रही है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड में हाँ ठीक है, म्यूचुअल फंड में कुछ हद तक ठीक है, आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाइएगा। लेकिन अब आप बताइए, और तकरीबन आदमी म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह करते हैं, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो करते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट आ जाता है कि जो एनएसडीएल में जो करते हैं, एनएसडीएल बोले तो एनपीएस, एनपीएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका भी 9 से 12 के बीच में है। चलो जी ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। और इंडिया का इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है 7.3। तो अब ये बताइए, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, वो कहाँ डालता है, तो सर वो शेयर मार्केट में डालता है। कहाँ डालता है, शेयर मार्केट में डालता है। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, शेयर मार्केट में डालता है सर, शेयर मार्केट तो बहुत खतरनाक चीज़ है, तो ससुरा पैसे डुबा देता है। बात सही है, कई मतलब भारत में भी म्यूचुअल फंड भागे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भागे, चिट फंड और म्यूचुअल फंड भी, और स्टॉक तो मत बोलिए बहुत भागे हुए हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड फिर भी ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है, अब ये बात आता है।
आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपको 12-15% का दे दिया, चलो इनफ, आप भी खुश, अगला भी खुश। लेकिन मार्केट का ग्रोथ किस रफ्तार से दिया? अगर मार्केट 20% का रफ्तार से दे रहा है और आपको 12 से 13-14% दे रहा है, तो क्या आपके साथ सही कर रहा है? तो आप बोलोगे सर जहाँ कुछ नहीं कर रहा है वहाँ तो ये ठीक ही कर रहा है। अगर इस सोच पे है तो आप बिल्कुल सही है। भाई जहाँ आप कहीं और डाल दो, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल दे, तो वहाँ चलो कुछ तो बन गया, तो यहाँ आपको ये बेनिफिट हुआ कि चलो कुछ तो बन गया, तो ये सोच पे है तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। गलत क्या है? उसका टेंशन है, वो अपना बाई सेल करता है, जो करता है ये है। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा है कि आम आदमी, जानते हैं, इग्नोरेंस के कारण अपना पैसा को डुबाता है। ठीक है, इग्नोर करने का। जितने बड़े लोग हैं ना, वो इग्नोर नहीं करते, वो एक एक पैसे को बहुत बारीकी से समझते हैं और उसको मतलब बढ़ाने का सोचते हैं। मिडिल क्लास का आदमी पैसा बढ़ाने को सोचता नहीं है, शौक पूरा करने को सोचता है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शामिल नहीं हूँ, मैं भी शामिल हूँ। बहुत हद तक कोशिश करता हूँ कि इसको ब्रेक करूँ। इसीलिए मैंने कई रूल बना रखा है कि साल में हम खर्चा करेंगे, चाहे कहीं भी कुछ भी खर्चा करेंगे, चाहे लेना है, देना है, जो भी करना है, 10% में करना है। उस उतना वेल्थ बना लेंगे ना। अगर मेरे को 10 लाख का खर्चा करना है तो मेरे को 1 करोड़ कमाना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। तो पैसा जो है उसको बनाने के लिए कहीं भी आप लगाइए, सब मार्केट में ही आता है। चाहे जो भी सरकारी कर्मचारी का एनपीएस कटता है, वो भी शेयर मार्केट में आता है। आप बैंक में एफडी करते हैं तो बैंक उसे लोन देता है, या फिर वो शेयर मार्केट में आता है, या लोन में ज़्यादा जाता है। म्यूचुअल फंड का तो पूरा ही। लेकिन इसमें रिस्क क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में कि मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क बना रहता है। अगर मार्केट गिरा तो आपका रिटर्न नहीं बनता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में आप किसी भी म्यूचुअल फंड में किए हैं तो उसका कोई तो काम करने वाला होगा। तो आप बोलिएगा हाँ, कोई कोई तो सीईओ होगा या उसके कर्मचारी होंगे। तो आप बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसका मन नहीं डोलता होगा पैसे के लिए? तो आप बोलिएगा हाँ, डोलता तो है सर, हर कोई म्यूचुअल फंड खोला क्यों है? पैसे के लिए ही खोला है ना। तो जब उसका मन डोलता है तो वो कैसे करता है? तो वो स्टाइल से करता है। बोलता है कि 10 स्टॉक खरीदेंगे तो एक स्टॉक खराब भी हो सकता है, एज पर मार्केट रिस्क। हो सकता है कि वो स्टॉक जो, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि उसको कोई प्रलोभन दे दिया, या फिर कहीं का टूर दे दिया, या फिर कुछ बंगला गिफ्ट कर दिया 2-2.5 करोड़ का, तो हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड में उस शेयर को ऐड कर ले एज पर एनालिसिस, और वो शेयर भाग जाता है। तो म्यूचुअल फंड बोल देगा कि भाई हमने तो ये चीज़ किया था, लेकिन सब्जेक्ट जो रिस्क है मार्केट का वही हुआ है। तो ये भी बात सामने निकल के आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, नहीं नहीं, देखिए जो कुछ नहीं कर रहा वो म्यूचुअल फंड कर रहा है तो वो तो बहुत अच्छा है ना यार, कुछ तो कर रहा है अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म में। तब आप बोलोगे सर तो फिर कैसे क्या किया जाए? तो देखिए, म्यूचुअल फंड भी एनएससी और बीएससी से काम करता है। अब जो नए साथी हैं वो बोलेंगे एनएससी क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी क्या है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 2 ही एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, ये हैं, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र मुंबई में एनएससी बीएससी जो भी है दोनों वही हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ के ये जान के रखिए कि भाई आप कुछ मतलब 2 ही एक्सचेंज है। अब आप बोलोगे सर ये एक्सचेंज भाग तो नहीं जाएगा? तो फिर वही वाली बात होगी कि ये एक्सचेंज नहीं भाग सकता है, क्योंकि ये मतलब, अब आप वही वाली बात हो जाएगी कि आदमी बोलेगा कि सर पोस्ट ऑफिस नहीं भाग सकता है। तो आप बोलिए पोस्ट ऑफिस कैसे भागेगा, वो सरकारी है ना? तो यही हो जाता है, एनएससी बीएससी कैसे भागेगा? इस पे पूरा कंट्रोल रहता है सरकार का, एक एक बारीकी नजर रहता है। इतना तो पोस्ट ऑफिस में नहीं रहता है। जितना पोस्ट ऑफिस में डील नहीं होता ना पैसा का, उससे ज़्यादा यहाँ डील होता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा हाईटेक के साथ अभी चल रहा है, हमको लगता है कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज एनएससी बीएससी हो चुका होगा मेरे ख्याल से। अब मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐसा मेरा मानना है, इतना क्लाइंट बेस यहाँ पर ही है। तो ये एनएससी बीएससी में शेयर का खरीद फरोख्त होता है। म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सकते हैं, जो भी खरीदना खरीद सकते हैं। तो अब आती है बात कि सर तो फिर पैसा कैसे बनाया जाए? शेयर में तो सर बहुत पैसा बनता है, हमने सुना है राकेश झुनझुनवाला। अच्छा एक बात बताओ, एक ही राकेश झुनझुनवाला क्यों हुआ भारत में? नहीं नहीं, एक ही क्यों हुआ है? लाख क्यों नहीं हो गया? करोड़ क्यों नहीं हो गया? एक ही क्यों हुआ? ये भी बात है पॉइंट वाला। राकेश झुनझुन साहब जैसा एक ही आदमी क्यों हुआ? करोड़ों आदमी क्यों नहीं हुआ? करोड़ों की आबादी है। तो आप लोग, ये बात तो सही है सर, क्यों नहीं हुआ? तो यही बात है, एक ही हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। और उस समय भी वो अच्छे स्थिति में थे, पैसा था तो उन्होंने लगाया था शेयर में। उनके भी कई शेयर भागे थे, कई शेयर मतलब उनके भी डूबे हैं, और आज भी उनका माइनस में है कई जगह। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि भाई उनके पास तो पैसा था तो उनका वेल्थ बन गया। अब आप सोचिएगा कि टाइटन में जाके वेल्थ बना ले, पॉसिबल नहीं है। अब किस कंपनी में क्या चल रहा है आपको क्या पता? इसलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं तो टाटा में रहता हूँ, मान लीजिए हम टाटा स्टील, हाँ यही नाम है ना टाटा स्टील का, हम शेयर खरीद लेते हैं और हम सोचेंगे कि नहीं हम जाते हैं टाटा स्टील में, टिस्को में घूम के आते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मैनेजमेंट को देख के आते हैं। भाई साहब गेट के अंदर घुसने नहीं देगा, ठीक है, गेट के अंदर ना घुसने नहीं देगा। क्या बात करते हैं आप? हम लोग कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं ना है सर कि एकदम अरबों का खरीद लिया है तो भाई मैनेजमेंट भी हिल गया, ओहो ये तो शेयर होल्डर है।
हम लोग तो कितना खरीदेगा, बात समझ में आई। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ के चलिए कि ऐसा नहीं है सर कि आप किसी का शेयर खरीद लिए तो आप जाके दावा ठोक दी सके, वो ठीक है कागज में ठीक है, ग्राउंड का देखिए ना सर क्या है। तो इसीलिए इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ और मेरा कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक में नहीं होता है। वहाँ बहुत रिटर्न बनता है, हज़ारों % रिटर्न बनता है, लेकिन पैसों डूब जाता है और मैं प्रिंसिपल पे जो मेरा छोटा पैसा है ना उस पे कभी मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर हम किस पे चलें, कैसे चलें, कुछ गाइड करिए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि देखिए म्यूचुअल फंड जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड में ही कुछ इंडेक्स को पकड़ के उसका फंड निकालता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये इंडेक्स क्या होता है ना। अब आप बोलोगे इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए इंडेक्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको कि भारत में देखिए पहला होता है इंडाइसेस, ठीक है। इंडाइसेस के अंदर में चाहे आप उसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो शेयर मार्केट में जो शेयर के अलावा इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स का मतलब निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 को खरीदना है तो आप कैसे खरीदोगे, आप जाके ऑप्शन चेन खरीद लोगे, आप फ्यूचर खरीद लोगे। अरे माथा मारा हुआ है, मतलब लोगों का यही है टेंडेंसी कि जाके हम ऑप्शन खरीद लेंगे, फ्यूचर खरीद लेंगे। भाई साहब वो नहीं होता है, हमको निफ्टी 50 खरीदना है। तो अब आप बोलोगे सर निफ्टी 50 क्या है, तो मतलब ये 50 कंपनी, समझ गए ना। 50 कंपनी, भारत के टॉप मार्केट कैप के हिसाब से 50 कंपनी। ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब क्या क्या कंपनी आता है ये देखिए, आप देख लीजिए। ये कंपनी आप देख लीजिए आपके सामने है। M&M, भारती एयरटेल, नेस्ले, HDFC, रिलायंस, ठीक है। आप देख सकते हैं बैंक, मतलब ये SBI, NTPC, अदानी, JSWD, मतलब ये कोल इंडिया, ये सब इसके अंदर आ जाता है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का खरीदने का मतलब क्या है, निफ्टी 50 को कैसे खरीदें, ठीक है। पहला बात ये, उससे पहले मैं बताता हूँ कि इंडाइसेस 4 होते हैं। अब आप इंडेक्स ही समझ लीजिए। तो पहला होता है ब्रॉडर मार्केट, ठीक है। तो चलिए इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो निफ्टी 50 को खरीदने का क्या मतलब होता है, इंडेक्स को। तो देखिए निफ्टी 50 को 50 स्टॉक होता है, उसको कोई ना कोई म्यूचुअल फंड कवर करता है कि भाई आपको निफ्टी 50 में लगाना है तो आप इस म्यूचुअल फंड में लगा लो। तो वही म्यूचुअल फंड NFO निकाल के आपको ETF लॉन्च करता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बीमारी है। यस, ETF हो गया एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है। निफ्टी 50 को आप ETF से कवर करिए और पूरे लाइफ होल्ड कर लीजिए, आप इंडेक्स को होल्ड कर लिए, ठीक है। तो आप बोलोगे ना ऐसा थोड़ी होगा, हाँ आप ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसा थोड़ी होगा सर। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बस इसके बाद मैं ये सेशन यहाँ ही समाप्त करूँगा, ठीक है। और ये सेशन सिर्फ नए साथियों के लिए, बाकी सबको मैं नेक्स्ट बनाऊंगा तो उसमें आगे बढ़ूंगा। तो निफ्टी 50 आप देखो सर 6 महीना, ए ड्यूरिंग दिस ईयर 5 साल और मैक्सिमम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये कब से है, 2099 से, 1 जनवरी 1999 से। तो अब आप बोलोगे सर हाँ 1999 से, उस समय 890 में चल रहा था और आज देखिए 25,000, तो कितना गुना हुआ ये आप देख लीजिए, 2719 गुना हुआ, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है ना बोल रहे हैं सर, हाँ तो जो है सर सामने है, मैं थोड़ी अपना बोल रहा हूँ। अब इसमें जो एडवांस वाले हैं वो मत आइए अभी, इसको जो जिनको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको कवर करते हैं तो आप एक निफ्टी 20 करके आता है, ये देखिए निफ्टी 20, ये निपॉन का है ना, ये निपॉन का है। इसका भी आप देखिए ड्यूरिंग दिस ईयर 1 साल, 5 साल और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ये कब का है, 2002 से है, ठीक है साहब। 11 जनवरी 2002, मतलब 1999 में लॉन्च हुआ है निफ्टी 50 NSE में, और उसके बाद 2001-2 3 साल के बाद एक ETF लॉन्च हुआ और इस ETF ने आप देखिए 2504% का रिटर्न दिया है 2002 से लेके अभी तक। आप बोलिएगा निफ्टी 50 तो ज़्यादा ना दिया सर, हम बोलेंगे रुक जाइए, अब 2002 में चलते हैं। हाँ 11 जनवरी, ये देखिए 4 जनवरी, चलो 11 जनवरी आ गया और वहाँ से अभी तक देख लेते हैं। तो ये देखिए 2206% का दिया है और आपका मतलब 11 जनवरी 2002 से 20 जून 2025 तक निफ्टी 20 ने 2504% का रिटर्न दिया है। अब आप समझ रहे हैं बात, अब बोलोगे हाँ बात तो समझ में आ रहा है सर कुछ। तो ये निफ्टी 50 को आप लाइफ टाइम होल्ड करना है तो निफ्टी 20 के माध्यम से कर सकते हैं। उसी तरह हर सेक्टर का इंडेक्स, मतलब जितने भी हैं उसका ETF लॉन्च हो रहा है। तो उसमें इन्वेस्ट करने से आपको जो क्या बोलते हैं उसको, जो सिक्योरिटी है वो म्यूचुअल फंड का मिलेगा और एक्सचेंज पे बाई सेल स्टॉक की तरह होता है। मान लीजिए 281-50 का आपको बाई करना है, बाई हो जाएगा। 281-60 का बेचना है, तुरंत बिक जाएगा, पैसा भी तुरंत आ जाएगा अकाउंट में। तो आप बोलोगे सर ये कौन से अकाउंट से करते हैं, ये क्या हम बैंक अकाउंट से कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए आपको अलग सा एक ब्रोकर मतलब दलाल पकड़ना पड़ेगा। तो अब आप बोलिएगा तो दलाल स्ट्रीट जाएं,
पकड़ने के लिए दलाल नहीं, अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, इसीलिए आपको कोई ना कोई ब्रोकरेज में अकाउंट खोल के मार्केट में आगे बढ़ना होगा। तो आप बोलिएगा अच्छा तो ब्रोकरेज तो चार्ज लेता है। जी बिल्कुल, ब्रोकरेज चार्ज लेता है। तो आपको देखना है डिस्काउंट ब्रोकरेज, जिसमें जीरोधा नंबर 1 पे चल रहा है। अच्छा और मे बी मतलब बड़ा ब्रोकरेज फॉर्म है, तो उस पे आप खोल सकते हैं। तो अब आप बोलोगे सर अकाउंट कैसे खुलेगा? तो भैया इस अकाउंट को खोलना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, तो आप लिंक के माध्यम से अकाउंट खोलिए, जिससे क्या है कि आप मेरे साथ ऐड हो जाइएगा। ठीक है, मैं जीरोधा का सब ब्रोकर हूँ, इसलिए मैं इस बात को आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करके रखिए, फ्री है, यहाँ पर ही नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। और देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ये चीज़ मुझे भी पता है, लेकिन जो नए साथी हैं जिनको सीखना है तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आज मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के बारे में बताया है, कल या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे स्टॉक के जो स्टॉक की तरफ बाई होता है और म्यूचुअल फंड की तरफ सिक्योरिटी है, ऐसे ETF का बारे में आगे डिस्कस करूँगा, जिसमें आप कोई भी डाटा NSE में कहाँ देखते हैं। ठीक है, और ETF कौन ETF क्या नाम से है, किस इंडेक्स को कवर कर रहा है, किस सेक्टर को कवर कर रहा है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो गया है, जिसको सीखना है वो सीख सकते हैं। बाकी जय राम जी की। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।